नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारी ये जो माधव निदान की सेशन है ये अभी शुरू हो गई है। कल थोड़ा ब्रेक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अभी हम लोग माधव निदान का जो हृदरोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि क्रिमिज हृदरोग कैसा होता है, सानिपातिक हृदरोग कैसा होता है और उसमें सिम्टम्स लेके किस तरह से पेशेंट आते हैं। तो डायग्नोसिस हमारा परफेक्ट होना चाहिए कि हम लोग परफेक्ट डायग्नोसिस करें, फिर चिकित्सा तो होता ही रहेगा। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, आप श्लोक देखिए, 6वां नंबर का श्लोक है। इसमें ये क्रिमिज का भी बता रहे हैं और सान्निपातिक का भी बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि विद्या त्रिदोषम त्वपि सर्वलिंगम तीव्रार्तितोदम क्रिमिजम सकंडुम उत्क्लेद स्टीवनम तोदह शूलम हृलासकस्तमः अरुचि श्याव नेत्रत्वम शोतस्य कृमिजय भवेत्। इसका मतलब यह है कि तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न हृदरोग में तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब तीनों दोष, वातज पित्तज कफज, अगर तीनों रहे तो तीनों के सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे वातज रहेगा तो पेन होगा, पित्तज रहेगा तो दाह वगैरह रहेगा, कफज रहेगा तो हुरलास होगा, प्रसेक होगा। इसके बाद में कोष्ठ में कृमि अगर हो जाते हैं, अब कृमि जन्य हृदरोग होता है तो उसमें हृदय में सुई कोचने की सी तीव्र पीड़ा होती है और खुजली होती है, अंदर ही अंदर ना पूरे बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। त्रिदोषज हृदरोग में उबकाई आती है, मतलब जी मिचलाते हैं, नौशिया फीलिंग होता है, रोगी थूकता है, प्रसेक होता है, हृदय में सुई चुभोने की पीड़ा और शूल होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तमहा प्रवेश होता है। कृमिज हृदरोग में आंखों में काला मटियालापन, अरुचि और शोथ भी होता है। जेजट के मत में उत्क्लेदः से तमह पर्यंत त्रिदोषज के लक्षण है। अरुचि श्याव नेत्रत्व, मतलब थोड़ा सा कालापन आंखों के सामने, सामने तो होता है तमह प्रवेश, लेकिन आंखें भी श्याव वर्ण की हो जाती है। ये शोथज और शोथ होना पूरे बॉडी में और आंखों के पास, ये कृमि शोथ के लक्षण होते हैं। तोद और शूल, ये जेजटाचार्य जी जो हैं उनका मत है। तोद और शूल वायु से होता है। तोद मतलब सुई चुभ होने की तरफ वेदना होना, और शूल होना, शूल मतलब बहुत ज्यादा वेदना होना, और उत्क्लेद और हृदलास कफ से, तम पित्त से, स्टीवन कफ पित्त से, अरुचि इत्यादि लक्षण कृमियों से होते हैं। टिप्पणी बताया है कि त्रिदोष जन्य हृदरोग में मिथ्याहार विहार से ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, बाद में इसमें कृमि उत्पन्न होते हैं, फिर उसे कृमिज हृदरोग बोलते हैं। टीकाकार ने बहुत अच्छा से बोला है। टीकाकार का क्या मत है वो देखते हैं।
तो विजय रक्षित जी मधुकोश टीकाकार में बोलते हैं कि सानिप्यातिकम महा विद्याद इत्यादि सर्वलिंगम इत्यनेन प्रकृति समवायारब्ध मुक्तम तेन चिकित्सा अप्यस्य प्रत्येकम वातादि जस्य यासा मिलितव कार्या अपचारा चेह ग्रंथिरुत्पद्यते ततः कृमि संभवः उक्तम ही चरकेण त्रिदोषजे तु हृदरोगे यो दुरात्मा निषेवते तिल शीर्गुणादिनी ग्रंथिस्तस्योपजायते मर्म्यागदेश संक्लेदम रसश्चास्योपगच्छति संक्लेदात कृमयश्चास्य भवन्ति उपहतात्मनः चरक सूत्रसान अध्याय 17। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि स्थानीय रोग के लक्षण कहते हैं विद्युत इत्यादि सर्वलिंगम, इससे प्रकृति समवायारब्ध त्रिदोष समझना चाहिए, इसलिए उसकी चिकित्सा भी लिखी गई है, वह भी वातादि दोषों से मिली जुली करनी चाहिए। मतलब जैसे त्रिदोष की जो है ना वो प्रकृति समवाय, वात का जो सिम्टम है वो वात का दिखेगा, पित्त का है तो पित्त का दिखेगा, कफ का है प्रकृति समवाय, जैसे मतलब दोष है वैसे ही सिम्टम दिखेंगे। विकृति विषम समवाय में अलग तरह के दिखते हैं, यहाँ पे प्रकृति समवाय जैसे दिखते हैं। मिथ्यापचार से हृदय प्रकोष्ठ में ग्रंथि बन जाती है और उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि चरक संहिता में भी कहा है कि त्रिदोष हृदयावस्था में जो लोग जो मूर्ख इंसान मूढ़ इंसान तिल का सेवन ज्यादा करते हैं, क्षार का सेवन करते हैं, गुड़ आदि पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनके हृदय में ग्रंथि बन जाती है और धीरे धीरे ग्रंथि में क्लेद हो जाता है और क्लेद होने से उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो सोचिए उस जमाने में टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि मशीन से जब, लेकिन उन लोगों को दिव्य दृष्टि था, उन लोगों ने देखा था कि हृदय के पास ग्रंथि उत्पन्न हो रही है और वहां पे कृमि हो रहे हैं। अब कृमि कितने छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो चरक जैसे मतलब जो ऋषि मुनि थे, इसलिए सब जगह बोला है कि जो वैद्य है वह आध्यात्मिक मतलब ऋषि तुल्य होना चाहिए कि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। तो दिव्य दृष्टि से उनको सब कुछ दिखता था और फिर जो सिम्टम्स होता है उस आधार पे आप वचन सुन के सिम्टम से हमें डायग्नोस करना चाहिए। फिर बोल रहे तस्य वेदम लक्षणम महा तीव्रातितोदम क्रिमजम सकुंडुमिति उत्क्लेद इत्यादिनाम तमांतम त्रिदोषज हृदरोग लक्षणम तत्र तोद शूले वातात उत्क्लेद हृलासो कफात तमः पित्तात स्थीवनम कफ पित्तात अरुचिर इत्यादिनाम क्रिमजस्यति जेजट गय दासत्वाह शव नेत्र पर्यंतेन त्रिदोष लक्षणम इति स्यादेतत् त्रिदोष पदम न तावदत्र सुश्रुतेन पठितम अत्र अतः सर्वमेवोत्क्लेदादि शोथांतम कृमिज लक्षणम भविष्यति नैवं विद्या त्रिदोषजम त्वपि सर्वलिंगम तीव्रातितोदम कृमिजम सकुंडुम इति दृढ़बलस्य वाक्य चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26। इसमें बोल रहे हैं कि उसी हृदरोग के ये तीव्रातितोद कृमिजम सकंडुम इत्यादि लक्षण लिखे गए हैं। उत्क्लेदः स्थीवनम तोदः शूलम हृलाकस्तमः यहाँ तक त्रिदोषज हृदरोग के लक्षण समझने चाहिए। उसमें तोद और शूल वायु से होता है, उत्क्लेद और हृलास कफ से होता है, क्लम पित्त से होता है और स्थीवन जो होता है वो कफ पित्त से हुआ करता है। फिर बोल रहे हैं कि कृमिज हृदरोग के सिम्टम्स क्या होते हैं? अरुचि होना, श्याव नेत्रत्वम, आंखें जो है वो श्याव रंग की हो जाती हैं, शोथश कृमिजय भवेत, ये लक्षण जेजट के मतानुसार कृमिज हृदरोग के हैं, परंतु गैदा श्याव नेत्रत्व तक त्रिदोषज हृदरोग के लक्षण मानते हैं। संभवतः ऐसा ही हो, किंतु सुश्रुत ने त्रिदोषज पद नहीं लिखा है, इसलिए उत्क्लेद से लेकर शोध पर्यंत कृमिज हृदरोग का लक्षण होगा, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि विद्या त्रिदोषम त्वपि सर्वलिंगम इत्यादि दृढ़बल के वाक्य से प्रतीत नहीं होता है। उत्क्लेद इत्यादि एक ही श्लोक सुश्रुत ने पढ़ा है, न कि पृथक सन्निपात का लक्षण। फिर यहाँ बोल रहे हैं उत्क्लेद एक श्लोक सुश्रुतेन पठितः न तु पृथक सन्निपात लक्षणम त्रिदोषस्यानाभिधाने सुश्रुते न्यूनत्वं स्यात् त्रिदोषात् अपस्मरित्वास्य संभव एवति चेत् नैवं तत्रान्तरेषु पठित्वा तथा च हारितः सर्वाणि रूपाणि च सन्निपात चिरोतितं चापि वदन्ते साध्यमिति चरेकपयुक्तं हेतु लक्षण संसर्गादुच्यते सान्निपातिक चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 इति तथा त्रिदोषजे तु हृदरोगे यो दुरात्मा निषेवते चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 इत्यादि कंठर वेण तु त्रिदोष पदम यन्न पठितम शोषतेन त्यतः कृमिजस्यापि त्रिजोजत्तो ख्यापनार्थम इत्याचक्षते ननु दोषजावतांतरावस्था विशेषत्वात् कृमिजो अपि दोषजेव तत्कथम हृदयामयः पंचविदेति नैवं रोगजस्यापि रोगजस्य पृथगत्व दर्शनात् यदुक्तम निर्दानार्थकर इत्यादि द्विदोषज
स्तनु अक्तोपि प्रकृति समवाया त्वाद्बोध्यः। इसका मतलब यह है कि उत्क्लेद इत्यादि एक ही श्लोक सुश्रुत में पढ़ा है, न कि पृथक सन्निपात के लक्षण। त्रिदोषज हृदरोग के न कहने से सुश्रुत में न्यूनता आती है। त्रिदोषज अश्मरी के समान यदि त्रिदोषज हृदरोग को भी न माना जाए तो नहीं हो सकता, किंतु तंत्रांतर में पाया जाता है। जैसे कि महर्षि हारित भी कहते हैं सन्निपात हृदरोग में तीनों दोषों के लक्षण मानते हैं। केवल सुश्रुत में नहीं बताया कि त्रिदोषज हृदरोग होता है, लेकिन बाकी हारित ने बोला है, जेजट ने बोला है, गैदास ने बोला है, और चरक में भी कहा है कि हेतु और लक्षणों के संसर्ग से सान्निपातज हृदरोग होता ही है। इसके अतिरिक्त त्रिदोषज हेतु हृदरोग इत्यादि में त्रिदोषज का निर्देश पाया जाता है। सुश्रुत में जो स्पष्ट रूप से त्रिदोषज हृदरोग का उल्लेख नहीं किया गया, तो इससे वह पाया जाता है कि कृमिज हृदरोग भी त्रिदोषज होता है, ऐसा आचार्य लोग मानते हैं। मतलब कृमिज और कृमिज हृदरोग सन्निपातिक एक जैसे ही सिम्टम ज्यादातर होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ बता दिया। अब इसमें शंका होती है कि दोषज हृदरोग के अवस्थान्तर अवस्था विशेष होने से कृमि रोग भी दोषज होता है। मतलब नॉर्मल जो दोष वाले हैं, वात पित्त कफ वाले, वो कृमि के उत्पन्न होने से भी दोषज होते हैं क्या? तब यह हृदरोग 5 प्रकार का कैसे बन सकता है? इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह रोग से उत्पन्न वाला रोग भी हेतुबद्ध रोग से भिन्न होता है। मतलब निदानार्थ रोगस्याप्य जायते, मतलब जैसे हम बोलते हैं ज्वर के संताप से रक्तपित होता है, रक्तपित और ज्वर दोनों भिन्न भिन्न रोग होते हैं। यद्यपि द्विदोषज हृदरोग का उल्लेख नहीं किया है, तो भी प्रकृति समवाय द्वारा द्वंद्व भी जान लेना चाहिए। अब यहाँ पे और बता रहे स्पष्टीकरण कि त्रिदोषज हृदरोग में प्रकृति समवायानुसार तीनों दोषों के ही लक्षण पाए जाते हैं। कृमिज हृदरोग में तीव्र पीड़ा, तोद और कंडू होता है। इसी प्रकार त्रिदोषज हृदरोग में उत्क्लेश, स्थीवन, तोद, हृदलास और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और कृमिज हृदरोग में अरोचक, श्याव नेत्रता और शोथ होता है। कृमिज और त्रिदोषज हृदरोग के संबंध में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत है, जिनका उल्लेख मधुकोश टीकाकार ने कर दिया है। रस की तथा हृदय की विकृति से हृदय के किसी प्रकोष्ठ में रस क्लेद भाव को पहुंच जाता है और वहां सड़ाव हो जाता है, सड़ाव होने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अभी हम लोग के पास अभी जो ग्रंथ है वो कुछ लिमिटेड ग्रंथ ही हैं, जैसे माधव निदान ग्रंथ है, लेकिन ये कितने हजारों साल से आयुर्वेद आ रहा है, तो बहुत सारे ग्रंथ जो हैं जो जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए, तो उनमें हृदरोग के बारे में अलग से स्पेशलिटी करके बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इन लोगों ने और भी आचार्यों के बहुत सारे मत होंगे, बहुत सारा एनालिसिस होगा, रिसर्च पेपर्स होंगे, क्लिनिकली उन्होंने देखे होंगे, प्रूफ किए होंगे, तो वो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें तो कोशिश करना चाहिए। अब इसमें बोल रहे हैं कि चिकित्सा क्या करना है। अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आए तो हम मॉडर्न का तो सहारा लेना ही पड़ता है इमरजेंसी कंडीशन में, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हमें ये भी देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं साइड में, साथ में दोनों चीज। एलोपैथी जो साइंस आज एडवांस साइंस है हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए, वह सबसे बेस्ट है, सपोर्टिव। क्योंकि अगर हम देखें तो एलोपैथी भी पूर्ण साइंस नहीं है। जो वो लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या फिर जो भी चीज देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर वो कार्डियो प्लास्टी भी करते हैं तो जो उसके बाद इकोस्प्रिन वगैरह देते हैं, तो इकोस्प्रिन का भी साइड इफेक्ट बहुत सारा होता है। रक्तवाहिनी कहीं, क्योंकि वो खून पतला करने के लिए देते हैं, तो जब वो खून इतना ज्यादा पतला होता है कि रक्तवाहिनियों को डैमेज करता है, तो हमें रक्तवाहिनियों को जो डैमेज ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए आयुर्वेद की दवाइयां साथ में देनी चाहिए। अभी आप लोग इस पर कुछ बोलिएगा। अभी थोड़ा चिकित्सा देखते हैं। तो सान्निपाती हृदरोग की चिकित्सा में चरक चिकित्सा स्थान 26 त्रिमर्मीय चिकित्सा में बताया है 98 नंबर के श्लोक में। त्रिदोषजे लंघनम मादिता स्यादन्नम च सर्वेषु हितम विधेयम हितादि मध्य त्वम अवेक्ष चैनम कर्म त्राणम अपि कर्म शस्तम। सान्निपाती हृदरोग में प्रथम लंघन करना चाहिए, बाद में लघु संतर्पण आहार और दोषों के बलानुसार चिकित्सा उपक्रम करना चाहिए। जैसे दोष वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, उस हिसाब से चिकित्सा का उपक्रम करना चाहिए। कृमिज हृदरोग की चिकित्सा में क्या है कि प्रायो निलोरुद्ध गति प्रकुपेत्यामाशय शोधनमेव तस्मात् कार्यम तथा लंघन पाचनम च सर्वम कृमिग्नम कृमि हृद गदे च। कृमिज रोग में वायु की गति में अवरोध उत्पन्न हुआ है, इसी कारण वायु को अनुलोमित करने के लिए मार्ग शोधन करना चाहिए। शुरू में मृदु विरेचन देकर आमाशय की शुद्धि करना चाहिए। तदनंतरम लंघन पाचन उपचारों से कृमिग्न औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। कृमि मुद्गर रस,
यह इस अवस्था में उत्कृष्ट कार्यकारी द्रव्य है। विडंग, जो कृमि को नष्ट करने वाले, विडंग, पलाश बीज, कुपिलू, कीटमारी यवानी, भल्लातक जैसे कृमिग्र द्रव्य लाभदायी होते हैं। कृमिज हृदरोग में रहने वाली सान्निपातिक अवस्था को ध्यान में रखकर हृद बल्ले जैसे स्वर्ण कल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हेमगर पुट्टली, लक्ष्मी विलास रस, त्रैलोक की चिंतामणि रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस आदि स्वर्णकल इसमें बहुत उपयुक्त रहते हैं। और लाक्षणिक चिकित्सा भी है, वो अभी मैं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा जो उपद्रव के हिसाब से जो लाक्षणिक चिकित्सा होती है। मैं आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, कृपया आप लोग आइए और अपना अपना मत बताइए। सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाऊंगा। शशि मैम हैं आप? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी आप सर। कुछ बता रही थी अपने भाई साहब का, वो थोड़ा बताइए ना, सब लोगों को सीखने को मिलेगा। सर मैं अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं काम में बिजी हूँ, तो प्लीज। ठीक है सर। ठीक है, ओके ठीक है, सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी को, कंचन मैम आप कुछ बताएंगे सान्निपातिक और कृमि? प्रणाम सर। जी, आपकी माता जी कैसे है सर? अभी इस बार में कोई चर्चा नहीं करेगा, मैं इस बार में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ना मुझे मैसेज, मुझे कॉल करेंगे, तो जो मुझे मुझे जो काम करना है उस पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। जी आप सर। मुझे सलाह देंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मुझे जो काम करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जी सर। जी सर। इस बार में कोई चर्चा नहीं करेगा। जी सर। अब आप बताइए। सर मैंने बाकी रुद्र जैसे पढ़ा है आपने, वातज पित्तज और कफज, इसके तो देखे हैं सर। क्रोमीज हाँ, वाले कोई पेशेंट अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। हाँ, सान्निपातिक के भी जैसे मिक्स सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में, हाँ, पर एक क्रोमीज वाला अभी तक मैंने डायग्नोज भी नहीं किया है सर। अभी मैं हाँ, कोशिश करूंगी इसे डायग्नोज करने की। और हाँ, चिकित्सा में मोस्टली मेरे पास जो होता है कि अर्जुन को दीपन पाचन से स्टार्ट करते हैं जब पेशेंट को जरूरत होती है। हाँ, यहाँ पे विरेचन वगैरह भी देते हैं। और चिकित्सा में जैसे कि अर्जुन क्वाथ है, हृदयामृतवटी है, आरोग्यवर्धिनी भी चलाते हैं बहुत बार, त्रिफला गुगुल देती हूँ। और जैसे संगे पिष्टी, जहरमोर पिष्टी, अकीक पिष्टी है, योगेंद्र रस, ये भी मैं देती हूँ मोस्टली पेशेंट में। हरित की चूर्ण भी देती हूँ। और प्राणायाम में कपालभाति थोड़ा अवॉइड कराते हैं हम यहाँ पे। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार का जप वगैरह पेशेंट को बोलते हैं सर। और डाइट थोड़ा सा बताते हैं कि थोड़ा सा दिनचर्या और उसका आहार सब नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो अगर बहुत ज्यादा ऑयली वगैरह खा रहा है तो सब बंद कराते हैं। और सिंपल मतलब जितनी भूख है उतना खाए, और जितनी प्यास है उतना पानी पिए, इस टाइप बताती हूँ सर मैं। जी सर। हाँ, ठीक है। और डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं हार्ट के, भले कुछ और भी सिम्टम लेके आए लेकिन कुछ आते हैं तो बताइए। हम प्रणाम सर। जी, सर आते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट डे जब शुरू हुआ था चैप्टर तब भी डिस्कस किया था कि पेशेंट हमारे पास आता है, तब मेरे पास जो आते हैं वो ज्यादातर लेटर स्टेज में आते हैं कि मैम हार्ट सर्जरी हो चुका है, बाईपास हो चुका है, किसी की स्टंट डल चुका है। और उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका किसी का स्टार्टिंग डायबिटीज से होता है, इसको कि मधुमेह हुआ, मधुमेह की संप्राप्ति बनते बनते फिर उसके बाद में उनका श्रोतावरोध जैसे हुआ, और उसके बाद में उनको कार्डियक डिजीज डेवलप हुआ, उनका कहीं ना कहीं कोई भी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हुआ और उसका फिर वहां पे स्टंट डला, या फिर उनका बाईपास सर्जरी हुआ। फिर लेटर ऑन उनको जब उसके बाद में कह दिया जाता है कि आपको घी तेल मतलब बिल्कुल ही नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, कुछ भी ऑयली नहीं खाना है, इस टाइप से फिर उनकी जब डाइट ऐसी बन जाती है कि उनको बिल्कुल भी मतलब स्निग्ध आहार बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर रूक्षता डेवलप होती है और फिर वायु की वृद्धि होना शुरू होती है, फिर और उनके अलग ऑर्गन्स के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं कि वो जो संप्राप्ति है वो क्षयज कंडीशन में डेवलप होना शुरू होती है। पेशेंट अभी मेरे टाइम प्रेजेंटली 2 चल रहे हैं मेरे पास, जिनके कि एक मेरे पास आया है कि उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, और किसी भी चीज से उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, जब हर चीज वो कायम चूर्ण एंड एवरीथिंग जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब कुछ वो ट्राई कर चुके हैं। फिर मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मालूम पड़ा कि वो पिछले 15 साल से डायबिटिक हैं। फिर उसके बाद उनको 2016 में कार्डियक अटैक पड़ा था, फिर उनका बाईपास सर्जरी हुआ था। फिर उसके बाद से उनका डाइट बिल्कुल ऐसा कर दिया गया कि उसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं है। तो अब धीमे धीमे उनका
जो वो वातज आना की कंडीशन के अंदर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो ये इस तरह के पेशेंट सर आते हैं बहुत ज्यादा, मेरे पास स्टेम भी चल रहे हैं। तो वहां पर हमें सर एक वही दिक्कत है सर, हमको एक दोष या उसके लक्षण तो दिखते ही नहीं, ज्यादातर तिरोशज ही दिखते हैं कि वायु भी इन्वॉल्व है, कफ का भी वहां पर क्षय हो रखा है। तो इस तरह के लक्षण वाले पेशेंट्स काफी आते हैं। और जो ये पेशेंट बताया मैंने, वो उनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, तो वहाँ पित्त की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से सर ज्यादातर इतने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ही आते हैं जिनको कि हमें फिर हर एक सिम्टम को लेते हुए और फिर कौन सा दोष पकड़ा है वो एक एक दोष को ठीक करते हुए चलना पड़ता है सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू मैम। और डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, आप कुछ बताइए। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, सबका कुछ ना कुछ तो अनुभव आया ही होगा। डॉक्टर मोनिका मैम, आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसे पेशेंट आते ही होंगे, हृदय के तो पेशेंट आते ही होंगे, तो आप लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? आशा मैम कुछ बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। जी बताइए मैम। टोल के केसेस सर तो मैं नहीं लेती हूँ, मैं रेफर ही कर देती हूँ हायर सेंटर्स में, हाँ, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज नहीं है सर आयुर्वेद के बारे में कि उसके बारे में मैं। नहीं तो सिम्टम्स के बारे बताइए, सिम्टम्स। आप चिकित्सा क्या देते हैं वो अलग पार्ट है, हाँ, सिम्टम्स सिम्टम्स तो कैसे उनका होते हैं, डिस्निया के बहुत पेशेंट्स आते हैं कि थोड़ा सा चल रहे हैं, उनकी सांस फूल रही है, पेन में और चेस्ट में पेन बताते हैं, जैसे कुछ जकड़ाहट हो रही है इस टाइप का बताते हैं। बहुत कम उस टाइप का होता है कि रेडिएट हो रहा है लेफ्ट आर्म में, इस टाइप के भी कुछ पेशेंट्स आते हैं सर। जी तो इससे फिर उनका ईसीजी करवा के और फिर उनको कार्डियक सेंटर में ही रेफर कर देते हैं। जी ठीक सर है। जैसे मैंने ये वाला केस बताया सर, इन केसेस में हम पहले स्टार्टिंग किस दोष से करना शुरू करें? जैसे कि गॉल ब्लैडर आप स्टोन भी है, डायबिटीज पुरानी है 15 साल, फिर उनको स्टंट डल चुका है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन है इस टाइम उस पेशेंट को, और ऐसा लग रहा था कि बीच में तो कि गृहिणी दृष्टि तो है ही, गृहिणी दृष्टि का ही कंडीशन लग रहा था। तो यहाँ पर हम ऐसे स्टार्टिंग बहुत सारे 50-60 सिम्टम्स लेके जब पेशेंट आते हैं तो प्रधान लक्षण क्या है और कौन सा वाइटल ऑर्गन को हम काम करें कि कॉम्प्लिकेशन और ना बढ़े, तो प्रधान लक्षण को पहले मैनेज करना चाहिए। और एसोसिएटेड, जैसे किडनी का पेशेंट आया है और उसका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो पहले मतलब जो प्रधान लक्षण है वो देखें और ऑर्गन को बचाने का कोशिश करें, और फिर बाद में। जो मेन प्रॉब्लमेटिक इसकी इस टाइम मतलब फिजिकली उनको मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हाँ, वो तो पेशेंट उसके जो लिए है। बस्ती दीजिए, हाँ बस्ती दे दीजिए तुरंत, इमीडिएट, जैसे नेहरू बस्ती दे दिया, तुरंत पेशेंट को आराम पड़ जाएगा। और उससे फिर जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स वो बैलेंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड कौन सा है, प्लान ABC ऐसे रहता है ना, तो आप मेन सिम्टम, फिर उसके बाद में सेकंड सिम्टम, थर्ड सिम्टम, उसके उस पे काम करें। और दीपन हाँ पाचन सर, अनुलोमन तो करना हाँ ही। दीपन पाचन अनुलोम तो करना ही है। तो दीपन पाचन करने के बाद फिर मैंने प्लान किया कि दीपन पाचन करने के बाद में फिर इनको घृतपान कराऊंगी। हाँ बराबर। घृतपान कराने के बाद में इनका फिर उसके बाद में विरेचन लेना है, या फिर इनका दीपन पाचन और विरेचन ही सोचा है सर अभी, जिससे कि इनका वो गॉल ब्लैडर स्टोन पे भी प्रॉब्लम है, वहां पे पित्त का सरण नहीं हो रहा है प्रॉपरली, और इसलिए इनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है बिल्कुल इनको वहां पर। और उसके बाद में फिर कार्डियक एलिमेंट तो वो तो हो ही चुका सर उसमें, पर उनका भी अभी ब्लॉकेज है, वो उन्होंने बताया कि 30% ब्लॉकेज अभी भी है उनके, और डायबिटीज तो है ही सर उनका पहले से ही। जी, आप ना एक एक सॉल्व करते जाइए, सब तो एक साथ नहीं होगा ना सॉल्व, तो धीरे धीरे करते जाइए। अभी बीमारी बनने में इतना साल लगा, तो ठीक होने में भी हमारे सर बोलते हैं कि 3.5 साल लगता है, अगर बड़ी बड़ी बीमारियां होती है तो इसलिए टाइम देना चाहिए। हाँ सर। हाँ, आयुर्वेद जो है इमरजेंसी में तुरंत, अभी आज के जो नॉलेज है आयुर्वेद का, इमरजेंसी में हम लोग संजीवनी बूटी लाके नस से नहीं देंगे, हनुमान जी नहीं है कोई, वो वनस्पति उधर से उठा के लेके आओ और दे दो, ऐसा आज नहीं कर सकते हैं। जो अवेलेबल ड्रग्स है वो भी इमरजेंसी में इतना कार्यकारी होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम बाद में तो मैनेज कर सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ना हो। केवल हार्ट रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। हाँ सर। हाँ जी। और डॉक्टर आशा मैम, आप कुछ बोलिए मैम, आपने हैंड रेज किया है। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सबसे पहले तो आपकी माता जी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है? फिर से
कितना बार भी बोलो कि मेरे को इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। ओके ओके ठीक है सर, नहीं मैंने 100 बार अभी बोलूंगा, आप लोग 100 बार पूछे, मैं 100 बार ये बोलूंगा, मुझे डिस्कस ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं सर, बुरा मत मानिए। जी। सर ये जो मीनल मैम बता रही थी ना, उसी प्रकार से मैं भी पूछना चाहती थी कि जैसे संकर व्याधि के साथ हमारे पास पेशेंट आता है प्रेजेंटेशंस लेके विथ हाँ। मल्टीपल सिम्टम्स, तो हाँ। उसमें जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, फीमेल पेशेंट थी, उनको 15 साल से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और हाँ। वो क्या 5-6 साल की थी ना, तभी से उनको ऐसी हैबिट थी कि वो 5-6 दिन के बाद ही उनको स्टूल पास होता था, हाँ। और हमेशा से कुछ ना कुछ मतलब लेक्सेटिव लेने की आदत उनको बचपन से लगी हुई थी, सेडेटिव लाइफस्टाइल थी उनकी। हाँ। और सिंधी हैं, तो सिंधी लोग क्या ज्यादातर, मतलब ऐसे मैं किसी कास्ट के ऊपर ज्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन उनके पकवान वगैरह जो रहते हैं ना, मतलब आटे की बनी हुई चीजें ज्यादा खाना, ये हाँ। उनका मेन रीजन था, पानी कम पीना। और शी इज एन इवेंट मैनेजर, तो उनका पूरा दिन ऐसे हेक्टिक जाता है, यहाँ भागो वहां भागो, ये काम करो, तो अपने खान पान पे वो स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो अभी मुझे लग रहा है कि उनमें थोड़ा सा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि यहाँ पे सिम्टम्स बताए गए हैं वैसे मुझे उनमें दिख रहे थे, क्लम, शोष, ग्लानी, और वो बोलती है कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो मैंने बोला कि उनको जैसे अभी हम सोच सकते हैं कि इसमें त्रिदोषज इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, तो आगे जाके इसमें क्योंकि रस धातु ठीक से नहीं बन रही है, क्योंकि अगर इतने साल से कॉन्स्टिपेशन है, अभी कायम चूर्ण लेने से भी उनको, अगर उन्होंने कायम चूर्ण नहीं लिया तो वो बोलते हैं कि मुझे टूल पास ही नहीं होता है। मतलब इनमें वायु का इतना सारा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सारी धातुएं सूख चुकी हैं आई थिंक, क्योंकि उनका वेट भी रिड्यूस हो रहा है अभी। वो कुछ बोल रही थी कि 5-6 kg तक उनका वेट रिड्यूस हुआ है, आतावर सोतस भी दूषित है। तो सर इस प्रकार के केसेस में हमें पहले वायु पे काम करना चाहिए या फिर उनका स्नेहन करना चाहिए? पहले जो सिम्टम्स है, प्रधान लक्षण क्या है, उस पे काम करें। अब वायु ही यहाँ पे इम्बैलेंस हुई है, जैसे मिनल मैम ने बताया कि कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन है तो कौन सा वायु है? अपान वायु। अपान वायु प्रतिलोमित होकर क्या कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है, तो इसलिए अनुलोमन कर दिया, अनुलोमन किया, फिर दीपन पाचन कर दिया। तो एक एक मेन वायु पे ही काम करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। सर तो इसमें मुझे क्या मतलब लेक्सेटिव देना चाहिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा कि लेक्सेटिव पहले देने से अच्छा लंगन। अपना बस्ती चिकित्सा बढ़िया है ना, निरू बस्ती दीजिए। सर वो मतलब पंचकर्म के लिए अभी रेडी नहीं है, न्यू पेशेंट है, तो मैंने सोचा था कि लंघन दीपन पाचन करा के फिर थोड़ा सा स्नेहन करा दूं। करा दीजिए, जो भी कराएंगी तो स्नेहन कराएंगी तो स्नेह का अजीर्ण नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। हमें अजीर्ण नहीं करना है कि और कॉम्प्लिकेशन हो। हाँ नहीं, मैंने इसलिए उनको ऐसे ही डाइट प्लान करके दिया इसलिए है। इसीलिए जो स्नेहन करते हैं ना, तो पांचभौतिक का जो चिंचा लवण तेल है, जी वो क्या होता है, अनुलोमन कर देता है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इतना बढ़िया तेल है, 4 चम्मच रात को पिला दीजिए पानी के साथ, सुबह पेट साफ हो जाता है, स्नेहन भी हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। सर, लेकिन इतना मतलब 15 साल से वो कायम चूर्ण ले रही हैं, तो उस पर भी इफेक्ट करेगा? करेगा ही ना, कायम चूर्ण ले रही है तो उनका इंटेस्टाइन कितना रुक्ष हो गया होगा। हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो काफी एकदम मतलब हाँ, डिफिकल्ट केस लग तो रहा था, तो ऐसे मैंने केस उनको में ये बताया मैं थोड़ा। चिंचा लवण तेल है ना, वो स्नेह विरेचन द्रव्य है, स्नेहन भी ओके करते जाता है और अनुलोमन भी करते जाता है। सर इस मैंने चिंचा अभी तो लवण ना उनको अवेलेबल हो तो कोई और ऑप्शन सर इसमें बताइए। देखिए त्रिफला घृत का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला घृत विद सर इसमें अगर हाँ, और हम इसमें अगर त्रिफला घृत के साथ सर कुछ वो सेंधव लवण या फिर या यवक्षार वगैरह इन्वॉल्व आपके कर उधर दें तो। मिश्रक स्नेहम मिलता है? हाँ सर मंगवा लूंगी, होता है कोटकल में मिलता मिश्रक स्नेहम मोनिका मैम को मालूम होगा। है। मिश्रक स्नेहम जो रहता है ना, वो तीव्र विरेचन होता है, स्नेह विरेचन होता है। कोर्टिकल का है कि नहीं पता नहीं। सर ये तीव्र विरेचक रहेगा तो कोष्ठ को और तो शुष्क नहीं करेगा ना? इसीलिए तो स्नेह है ना, मिश्रक स्नेह में घी भी होता है, तेल भी होता है, एरंड तेल भी होता है। ओके अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हम स्नेह विरेचन में मिश्रक स्नेह हम देते हैं, अच्छे से विरेचन कर। मोनिका मैम आपका आता है क्या कोट्टकल का? सर आता है आई थिंक सर। हाँ हमेशा सर और दूसरा सर, ये जो आपने एक बार सर वो योग बताया था, जो जयपाल डाल के ये कर देते हैं, सॉरी मदन फल डाल के कर देते हैं, हाँ, वस्ती तो उसका, नीरू में। हाँ वो भी तो वस्ती। इसमें नहीं काम करेगी क्या, अगर इतना हाँ, ज्यादा मैम बस्ती के कॉन्स्टिपेशन है लिए तो तो? बहुत सारे, बस्ती के लिए, मोनिका मैम गुड मॉर्निंग, बस्ती के जी लिए बहुत गुड मॉर्निंग मैम। सारे, बट प्रॉब्लम इज पेशेंट ना बस्ती लेना नहीं चाहता है अभी, न्यू पेशेंट है, जी थोड़ा जी जी। वेट के प्रति अभी अभी उसका झुकाव हुआ है, तो मुझे इंटरनल मेडिसिन से ही काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा डिफिकल्टी था।
तो मैम आप बताएंगे मिश्रित स्नेह में क्या क्या द्रव्य होते हैं? मैम मैं आपको देख के ना अभी पिक भेज देती हूँ, ठीक है? मेरे को हाँ उसमें अभी बता देती हूँ मैं आपको। सर दूसरा ना जो अभी हाँ। आप हृदरोग की बात कर रहे थे, तो जो मेरे खुद के फादर की बाईपास हुई हुई है सर, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप बता रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग जैसे सभी पेशेंट्स भी और हम सब अपनी छोटी-छोटी जो पेट की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद बोला ना सर्वामय सुतरामुरः है, मतलब उधर से ही उत्पन्न होती है सभी की सभी जो बीमारियां होती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बचपन से जिनको पेट का कुछ ना कुछ गृहिणी दुष्टि जैसा कुछ रहेगा ना, उनको ही हार्ट प्रॉब्लम होने का आगे जाके चांसेस ज्यादा रहेगा। तो जो हम इग्नोर करते रहते हैं छोटी-छोटी इंडाइजेशंस को, या भूख नहीं लग रहा है तो खा रहे हैं, या भूख लगी नहीं रही है, या पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द रहता है, या एसिडिटी रहती है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, उसको जो हम इग्नोर करते हैं वही आगे जाके फिर हृदरोग में भी परिवर्तित होती है, ऐसा मुझे लगता है। खान-पान तो डेफिनेटली है ही कि उल्ट-पुल्ट खा लिया और फिर उसके बाद निष्क्रिय रहे, मतलब कोई आप एक्टिविटी भी नहीं ज्यादा कर रहे हैं, तो वो पच ही नहीं रहा है जो खा रहे हैं, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होना शुरू होगा। लेकिन फिर उसमें अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका गृहिणी उस पर ठीक से काम करके उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी डिपोजिशन का चांसेस फिर ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है सर। जी मैम एब्सोल्युटली, ये मैंने पेशेंट के बारे में इसीलिए केस डिस्कस किया क्योंकि मुझे इसमें सिम्टम्स लग ही रहे हैं कि अगर आंत्रवश उतस तक दृष्टि पहुंच गई है, दैट मीन्स अपान वायु इज हाईली डिस्टर्ब, तो ये आगे जाके हृदरोग में कन्वर्ट हो सकता है। जी। और क्या होता है ना कि अपना शरीर जो है ना, अगर हृदय में कुछ तकलीफ हुआ तो उसका किडनी पे इफेक्ट होता है, किडनी में हुआ तो उसका लीवर पे होता है, मतलब हर ऑर्गन एक दूसरे से रिलेटेड है। या फिर वो हार्ट का प्रॉब्लम है तो ब्रेन पे होगा, मतलब सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड ही रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो हमें वो सब भी देखना चाहिए कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर सुभाष भार्गव सर, आप कुछ बताएंगे हार्ट के पेशेंट के बारे में? चिकित्सा का छोड़िए, आपके सिम्टम्स क्या देखने को मिले वो बताइए कृपया, आपके एक्सपीरियंस। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मैंने भी जनरली यही देखा है कि हार्ट के जो पेशेंट रहते हैं उनका जो हिस्ट्री अगर लेते हैं अपन, तो लॉन्ग हिस्ट्री में पेट कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्व रहता है उनमें। जी। और उदर गौरव होने के साथ साथ उनको धीरे धीरे गैस बनने की जो हिस्ट्री मिलती है उसमें, और उसके बाद ही उनको उरासूल होने लग जाता है। जी। और उसी से धीरे धीरे जो मैंने जहां तक मतलब देखे हैं केस इस संबंध में, तो उनमें मेरे को ज्यादातर लोगों में ये हिस्ट्री मिली है कि कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ा है तो उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं पेट ही डिस्टर्ब रहा है। जी। और पाचन अग्निमान तो होना एक मुख्य उसमें चीज रही है सर। जी। वो तो ठीक है। हाँ हाँ, इमरजेंसी में तो हमें एलोपैथिक का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि तो उस वो तो टाइम जरूरी कुछ ही है। टाइम रहता है। हाँ, हाँ। वो क्या है कि क्विक रिलीफ तो अगर हाई बीपी हो गया तो कंट्रोल भी जरूरी है तुरंत, हाँ। नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग हेमरेज वगैरह हो जाए तो और ज्यादा हाँ। दिक्कत रहती है। हाँ, प्राण बचाने के लिए एलोपैथी सहारा लेना पड़ता है, उसके बाद में मैनेज करते रहना आयुर्वेद से। हाँ सर, उसके बाद में मैनेज बहुत बढ़िया होता है फिर इससे हम्म। आयुर्वेदिक से। हम्म। कोई अभी मैं बहुत भी सारे लोगों को सिर्फ अर्जुन छाल और उसमें संगई से पुष्टि चूर्ण मिला के ही खिला रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट हाँ, मिल रहा है। ज्वार, ज्वार मोहरा पिष्टी, वो कितना बढ़िया काम करता है। हाँ, जवाहर मोरा, अकीक पुष्टि, संगई से पुष्टि, हाँ। पहले सर मैंने। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी हम इसको ही यूज करते हैं ना। कोलेस्ट्रॉल जैसे लोगों का हाई चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हम घी नहीं पिएंगे, सबसे बड़ा तो यही कि ये घर तो 5 से सबसे पहले। खतरनाक है, घी तो पीना ही है, लेकिन दीपन पाचन करके स्नेहन होना बहुत जरूरी है हृदय का। जी हम्म। सही है सर, हाँ। तो उनको सर इस बात का एक्सक्यूज रहता है कि मैम हमारा तो कोलेस्ट्रॉल हाई है और आप हमें घी पीने कोलेस्ट्रॉल नहीं हाई दे है तो रहे वो हैं। विकृत स्नेह है, विकृत हाँ, हो रहा है। हमें तो यहाँ प्राकृत रूप से हम स्नेहन कर रहे हैं दीपन पाचन करके। हमें समझाना चाहिए कि विकृत क्या है, प्राकृत क्या है। तो सर सर इसमें एक और जयपुरा की प्रॉब्लम स्टेट। आती है, क्या? एक और प्रॉब्लम आती है आजकल के पेशेंट में, वो घी नहीं पीना चाहते हैं। मेरे पास जो आते हैं उसमें से 90% बोलते हैं हमें घी का टेस्ट पसंद नहीं है।
तो सर ऐसे पेशेंट में घी के बजाय ऑयल का कोई ऑप्शन दे सकते हैं क्या स्नेहपान के तौर पे? हाँ, नारियल तेल पी लें। मैम ऑयल नारियल पीना तो और ऑयल ज्यादा से कष्टकर होगा। ऑयल तो और ज्यादा मुश्किल से पीते हैं, जो नहीं, मेरा मतलब। नारियल तेल में क्या है, वर्जिन नारियल तेल और कोकोनट ऑयल, वो एक एक और चम्मच फिर अपना अच्छे स्नेह पान जी जैसे कि होता है, हम अपना सिंपल जो गाय का देसी घी है उसको हम जो डाइट के संग प्रिस्क्राइब करते हैं हाँ, कि पर लड्डू दिन बना के पाचन दें। करते हैं। लड्डू बना के खाने में क्या है, हलवा नहीं बना के नहीं खाएं, उपमा बना के खाएं। सर ये प्रॉब्लम ही यही है, हम उनको 50 तरह की रेसिपीज बोलते हैं बट दे सेड कि हमने बचपन से घी खाया ही नहीं है, उनको घी की स्मेल से ही उद्वेग होता है। ऐसे मेरे पास अभी 1 वीक में ही 3 पेशेंट आके गए सर। तो उसके बारे में फिर मैं कभी सोच रही थी कि क्या कर तो सकते हैं आप इसमें। डायरेक्ट घी ना देखिए, दाढ़ी मत दीजिए, वो भी नहीं ले रहे तो नीचे से बस्ती दीजिए, वो भी नहीं ले रहे तो महात्मा गांधी की तरह मैम ऐसे करिए। घृत के सर सॉरी घृत के कैप्सूल्स भी आ गए अब अच्छा हाँ, ऐसा है क्या? आपकी बात सुन के कंपनी वो वालों ने घृत के कोटकल कैप्सूल कोटकल के लोग बहुत सारा बना रहे हैं, अभी कैप्सूल अरे बना रहे वेरी हैं। गुड। ठीक है मैम, आप रेफरेंस घृत के दीजिएगा, मैं कैप्सूल्स आ गए जरूर मैम। से मंगवाऊंगी। क्योंकि हमारे महाकल्याण। यहाँ ना, हाँ, हमारे यहाँ पेशेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हम घृत नहीं ले पाएंगे, तो अगर कैप्सूल फॉर्म में है तो इट्स वेरी बेस्ट। आ गए आ मैम, गए मार्केट बहुत। में है। और नहीं तो ओके। महात्मा गांधी जी की तरह करिए कि वो लोग, जी वो क्या करते थे, उपवास करते थे 40-40 दिन, और फिर जी वो क्या करते थे कि अभी अंदर से कैसे अन्न मिले, तो वो क्या करते थे, बादाम तेल से मसाज कराते थे रोज, तो उनके ओके पेट में स्नेहन भी होता था। और बादाम का तेल कितना मतलब पौष्टिक होता है, तो वो सही। 40 दिन क्या है, 2 साल भी रह सकते थे, रोज स्नेहन कर करके वो हो जाता था। तो ऐसे अभ्यंग करने से भी होता है फायदा। हाँ तो सर वो बाह्य अभ्यंग तो कर सकते हैं लेकिन आज के हाँ, दिन में कोई 40 दिन उपवास तो नहीं करेगा। नहीं मैं और बता रहा हूँ, मतलब जो हाँ लोग ये ऊपर हाँ से मतलब स्नेह नहीं बाह्य ले से रहे, कर सकते हैं। हाँ स्नेहन ऊपर से नहीं ले रहे, वो अभ्यंग कराते रहे रोज का रोज, रोज का रोज, तो जी फिर वो जी वहां से तर्पण होते रहेगा, स्नेहन होते रहेगा। हाँ ये भी एक अच्छा उपाय है। हम्म। राइट। ठीक है, मैं कैप्सूल का मैम मैम मुझे अभी कोटक्कल का आता मोनिका है। मैम से पूछिए कौन कौन से हैं कैप्सूल। मोनिका मैम आप हैं? मैम शायद काम कर रही हैं, किचन का काम कर रही हैं। ठीक है मैं देख लूंगी। हाँ, थैंक यू। साउथ की 2-3 कंपनियां बना रही है मैम, कोटकल के अलावा भी और 2 कंपनियां आई थी, वो बता एवीएस रही थी होगी मुझे। शायद। हाँ सॉफ्ट हाँ जेल AVS बोला है। कैप्सूल आते हैं शायद इसके सॉफ्ट। हाँ हाँ सर, वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल ऑयल के जैसे थी, क्षीरबला घृत और धन्वंतरम, गंध ऑयल, इन सब के तो उन्होंने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिए थे, अब वो घृत के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी जी हाँ हाँ तो ऑयल उससे के बहुत पहले आ रहे थे, अभी घृत के भी। हाँ, तो अब उससे घृत किसी के को आ रहे हैं। ऑयल ने किसी के यूज किए हैं तो उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आई है ना, आप में से किसी का नहीं मैम, अनुभव है मैं तो तो? लगातार कंटिन्यूअस यूज करती हूँ, क्षीरबला का ऑयल यूज करती हूँ, जी मतलब कैप्सूल फॉर्म में क्षीरबला, धन्वंतरम, गंध ऑयल कैप्सूल, प्रसारणी ऑयल कैप्सूल्स, जी। ये सारे यूज करती हूँ। कोटक्कल के ही ना? सहस्त्रगंध की फलसर्पी घृत का भी कैप्सूल आ रहा है मैम आजकल। आ प्रणाम गया मैम। है, वही मैंने जी तीन जैसे घृत। घृत पान करते हैं वैसे मैं ऑयल का भी पान देती हूँ, शीरबला का, प्रसारिणी का, तो ये भी डायरेक्ट देती हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई पेशेंट में। आरती मैम आप कौन सी कंपनी का यूज करती हैं? मैम कोटेकल का या कोई भी साउथ इंडियन कंपनी का जो भी अवेलेबल रहता है उसका अच्छा रिजल्ट ही आता है। डायरेक्ट मैं उससे, जैसे घृत पान हम आरोहण में करते हैं, ऐसे जी आप तेल से भी कर सकते हैं। हाँ वही, मुझे तो घृतपान या फिर तेलपान के लिए ही चाहिए, स्नेहन के हाँ, लिए। कर सकते हैं मैम। कोटक्कल के तेल जैसे की और घृत की कैप्सूल है मैम, दोनों की। जैसे ओके। शमन शमन मेडिसिन में भी कुछ पेशेंट्स में प्रसारिणी तेल मतलब पीने के लिए भी दिया जाता है, जी जी क्षीर वाला भी पीने के लिए दिया जाता है, कोई इतना मेरे को इसमें कोई हार्म दिखा नहीं। नहीं वो हाँ, तो मैं और भी देती हूँ मैम, श्वास कास दशमूल के तेल लिए भी वगैरह। पेशेंट को, श्वास कास के पेशेंट को ये कैप्सूल दिया तो बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है, राइट। ये सही है। ठीक है। पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम करता है ये तो, जो ये हाँ शीर वाला का ये डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है शीर वाला डायरेक्ट। जी, मैंने आगे 1-2 पेशेंट तो थे, उन्होंने दशमूल तेल का पान कराया था गर्म पानी के साथ, लेकिन अभी ये जो है ना वो लोग थोड़े मतलब नखरे वाले हैं, कहते हैं ना वैसे हैं तो नहीं ठीक है मैम, मैं ये अभी ना करवाऊंगी। लेटेस्ट रिसर्च है ये, ऐसे लोगों के हमारे भी इधर ऐसे बहुत सारे आते हैं, ये जो ये सबवे का सैलेड खाते हैं लेट्यूस के, वो राइट ऐसे राइट हाँ। ड्रामे वाले पेशेंट हमारे पास भी बहुत आते हैं। तो जी आप अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई है यूके और इधर यूएस वाली साइड, जितने भी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स है, जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है ना, वहाँ मेन मेन्यू में क्लैरिफाइड बटर करके यही देसी घी बिकता है, मतलब यही ओके। देसी घी का एक्स्ट्रा मतलब चार्जेस होता है। तो जब आप उनको ऐसे रिसर्चेस दिखाते हैं कि बाहर के लोग ऐसे बोल रहे हैं, तब वो उनको वही घी बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, ये तो बात सही है। बाहर से कुछ भी ये मतलब क्लासिफाई आके आता है हाँ, विद पैटर्न, तो उनको एक्सेप्टेबल होता है जल्दी से। वो चीज उनको बहुत अच्छी लगती है। जब आप ऐसे दिखाते हो तो वो वही लोग बोलेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये घी मतलब रेस्टोरेंट में मिलता है और हम लोगों को मिल रहा है और हम नहीं खा रहे, तो उनको थोड़ा ज्यादा चार्ज लगा के जैसे सर बोलते हैं ना, तो वैसे उनको दोगे तो उनको वो ये घी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक्स टू कोटक्कल, उन्होंने ऐसे सोचा हमारे जैसे वैद्यों के बारे में। ओके, थैंक यू नॉर्थ में आरती तो मैम। इनको बहुत प्रॉब्लम है इस तरह की, ये तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। घी पीना तो उनके लिए बहुत ही मतलब टफ टास्क होता है ज्यादातर पेशेंट्स के लिए, उनको प्रणाम बहुत सर। कन्विंस करना है। ये जो हरिद्रोग आपने बताया, एक आपने मेरा बहुत अच्छा केस सॉल्व किया था, तब उसका पंच भौतिक चिकित्सा का लेक्चर चल रहा था, तो उसमें जो एक लड़का था उसको चेस्ट में हल्का हल्का पेन और पैल्पिटेशन रहता था, तो आपने बहुत अच्छा एक कृमि हृदरोग का एक रीजन बताया था, तो मैंने उसको कृमि कोठार रस 15 डेज दिया था। उस बात को अराउंड 1 मंथ से भी ऊपर होने वाला है, उसको दोबारा कभी पैल्पिटेशन नहीं हुआ। उसमें हाँ हाँ, वातज आपने हृदरोग के बताया था। लक्षण थे। जी हाँ सर। और इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया, उसको पता नहीं कितने साल से ये प्रॉब्लम थी, काफी हाँ। टाइम से उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको दोबारा नहीं हुई ये प्रॉब्लम। मतलब मैंने जस्ट 15 डेज दिया था, तो उसको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये डायग्नोसिस इसमें बहुत अच्छा है। जी सर, हाँ, थैंक आप लोग फिर से चाहते हैं पांच भौतिक का क्लास फिर से हो, क्योंकि बहुत सारा जी सर, व्याधियां रह गया है हाँ हमारा। सर, जी सर, बिल्कुल जी स्टार्ट सर, कराइए। जरूर सर। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। पांच भौतिक का अभी हम करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारा रह गया है। अभी हमने केवल 5% ही किया है पांच भौतिक का, अभी तो बहुत सारा करना है हमें। ठीक है, और डॉक्टर गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मोनिका मैम तो शायद बिजी हैं अभी। डॉक्टर शशि तिवारी सर मैम, हाँ जी बताइए। आपको मिला मिश्रक स्नेह का? सर मैं अभी सर 5 मिनट 10 मिनट दीजिए सर, किचन में थी मैं, थोड़ा सा एक बार बेटे के लिए कर आप कर दूँ, उसके लीजिए, बाद फिर में करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में भी बता सकते हैं, कोई हाँ हाँ, प्रॉब्लम। मैं बताऊंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी सर, नो इश्यूज। ठीक है। सर मैं ये बोल रही थी, आप सिम्टम्स पूछ रहे थे ना, तो हाँ सिम्टम्स तो एक तो सर जो बहुत ज्यादा फ्लेमेंट सिम्टम्स में जो पेशेंट आते ही हैं कि पेन हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, वो तो एक। बट मेरे डैड को जो सिम्टम्स थे ना सर, वो बहुत ही वेग सिम्टम्स थे। वो ये थे कि एक तो वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाते थे, उनको सांस फूलता था, ये एक पॉइंट। दूसरा, उनको गले में चोकिंग जैसा फील होता था। मतलब उनको वो कहते थे, मुझे ना थोड़े टाइम बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा गला घुट रहा है, ऐसे वाली फीलिंग उनको आती थी। तो हमने कभी, क्योंकि मेरी फैमिली में सर सबकी एज इतनी ज्यादा, मेरी दादी 103 ईयर्स की होके गई हैं, मेरे दादाजी भी 96 ईयर के थे जब उनकी डेथ हुई। तो कोई ऐसा किसी को भी फैमिली हिस्ट्री हार्ट की थी नहीं, तो हमने कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया था कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मेरे डैडी को लगता था कि मुझे कुछ हार्ट का इशू लग रहा है मुझे, पर हमें लगता था कि इनको ऐसे ही वहम है, तो इनका वहम दूर कराने के लिए मुझे बोले कि एक बार मैं एंजियोग्राफी करा लेता हूँ। मेरी टीम, उनको हल्के से टीएमटी में चेंजेस आए थे, तो बोले कि एक बार एंजियोग्राफी करा लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। हमने सोचा कि ठीक है, इनका दिल से निकल जाएगा कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, करवा लेनी चाहिए। जब हमने करवाई सर, उनका काफी ज्यादा ब्लॉकेज था, मतलब 3 आर्टरीज ब्लॉक थी, मेन आर्टरी L6 बची हुई थी, पर बाकी उनकी 96%, 75%, 80 समथिंग परसेंट ऐसे करके 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज उनकी आई थी। तो क्योंकि सिम्टम देखिए आप बहुत ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सर एक्चुअली उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा था, वो योगा वगैरह करते थे, तो उससे क्या हुआ ना, उनकी वो कोलेट्रल्स बन गई थी, अपने आप नेचुरल बाईपास उनकी बन गई थी, उससे उनका काम चल रहा था। अदरवाइज तो उनको 100%, 99% ब्लॉकेज में तो उनको कहीं ना कहीं हार्ट के सिम्टम्स आने ही चाहिए थे, कुछ तो चेस्ट पेन, एंजाइना कुछ तो होना चाहिए था, पर उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं, कई बार पेशेंट को ये भी मिल सकता है कि चोकिंग हो रही है गले में, या सांस लेने में तकलीफ होती है थोड़ा टाइम चलने के बाद, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन सर बिल्कुल आपने जो आप हमेशा बताते ना, बेसिक दीपन पाचन, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर जब से इतनी ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे उनकी 99% थी, उसके बाद सर हमने उनको पद्मश्री हैं डॉक्टर एस.सी. मंचंदा खरगंगा राम में, उनको दिखाया था। और उन्होंने कुछ बोला कि नहीं, अगर आप टीएमटी पे 13 मिनट्स रन कर सकते हो ना, तो मैं नहीं मानता कि आपको अभी इमिडिएटली कोई स्टेंटिंग की जरूरत है। तो उन्होंने उनको कुछ मेडिसिन दी, प्लस उनको डाइट स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्लस सर 1 डेढ़ साल तक उन्होंने लगातार वो एप्पल साइडर विनेगर और अदरक का वो बना के, एंड ही डिड एवरीथिंग। मतलब अर्जुन छाल तो हमने कंटिन्यूअसली दिया ही दिया उनको, वो चाय की तरह बना के पीते थे, दिन में 2 बार 3 बार, जब भी चाय पीनी उन्होंने वही पीना।
अर्जुन शीरपाक। तो सर लेकिन उसके बाद भी जब हमने 1 डेढ़ साल के बाद उनकी जब वापस रिपीट एंजियोग्राफी कराई थी, तो उसमें उनकी ब्लॉकेज थोड़ी इंक्रीज़ ही आई थी, कम नहीं हुई थी। तो सर ये कैसे हम इसको ये कर सकते हैं? कैसे मतलब हमारे इफेक्टिवली सर तो ऐसे कैसे? बताते हैं कि आयुर्वेद में अगर हमें ब्लॉकेज भी निकालना है तो हम लोग को, और मैंने सर के उधर भी देखा है, अपने प्रैक्टिस में भी देखा है, लेकिन पेशेंट रेडी होना चाहिए कि सुबह उनको चावल का जो मंड है वो देना है, शाम को यूश देना है, और दिन में एक ही बार खाने को देना है, एक ही बार, 1 टाइम ओनली, जो एक भुक्त काल ऐसे बोला जाता है ना, वो देना है। जी, और बासा का क्वाथ सुबह और शाम देना है, नागबला रसायन देना है, और ज्यादातर रस पाचक, रक्त पाचक, इसके काढ़ा बना के देना है। तो जितना भी जी, ब्लॉकेजेस है ना 45 डेज में पूरा डिसॉल्व हो जाता है, अगर ये ओके सर। फॉलो किया जाए तो। जी, मैम नमस्ते वैद जी, प्रणाम मोनिका मैम, जी। मैम प्रणाम मैम। जैसे जी, आपके फादर का हुआ था ना, सेम टू सेम मदर का हुआ था। जी, उनके भी सब जगह बता दिया था कि आपको ये कराना है, उनका तो बाईपास ही बता दिया था। और हमारे जो मुझे जिन्होंने चक्र बैलेंसिंग वगैरह के मुझे कुछ क्लासेस मैंने उनके अटेंड किए थे, उन्होंने इंट्यूशन में देखा था कि कहीं कोई सर्जरी दिखती नहीं, और हम लोगों को उन्होंने डॉक्टर मनचंदा के पास ही भेजा था। और जी, डॉक्टर मनचंदा ने उनका स्ट्रेस फिलियम टेस्ट किया, और उसके बाद उनके भी कोलेस्ट्रॉल्स निकले थे। तो हम जी, लोगों ने उनको हृदय बस्ती दी थी माता जी को, और उन्होंने जी, हमसे कहा था कि अगर आप आयुर्वेदा की हैं तो आप इनको प्लीज अपने तरीके से ट्रीट करिए। और जो एप्पल साइडर विनेगर वाला जो पूरा वो है ना मैम, उसको एक बार रिपीट भी कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा है मैम। मुझे अब एकदम पूरा याद नहीं है कि जी। फ्रेश एप्पल जूस निकालते थे, उसमें एप्पल साइडर हाँ, हाँ। विनेगर और जो एक बुद्धि वाली लहसुन है और हाँ, ये सब हाँ, हाँ, चीजें, हाँ। फ्रेश अदरक का रस, और उसको बना के रख देते हैं, और सुबह शाम एक एक चम्मच दिया था। पर जैसा कि जी, वैजी ने बताया कि उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, तो हमने उनको डाइट जो है बहुत ही बिल्कुल जैसे हम लोग संसर्जन क्रम करते हैं उसी तरह मंड पिया, और बहुत ही लाइट मील शाम को, ये सब हम लोग देते थे। हृदय बस्ती हमने दी थी, प्लान करी थी उनकी, 7वां की थी, काउंसलिंग करी थी, रोज भजन और मेडिटेशन और चैंटिंग, ओम चैंटिंग हम लोग उनको कराते थे। साथ में जो है उनको धीरे धीरे हम लोगों ने चलाना शुरू किया, कि एक कुर्सी रख दी, 3 फुट पे दूसरी कुर्सी, फिर बढ़ाते गए। इस तरह करके वो पूरी केवल आयुर्वेदा से ठीक हुई थी मैम। हृदयनाभ रस वगैरह दिया था, अर्जुन शीरपाक दिया था, शुरू में उनका जी, जीवन पाचन अनुलोमन किया, और उसके बाद उनकी पूरी कोलेट्रल्स इतने अच्छे से वर्क कर गई थी। हम लोगों ने जी। रिपीट एंजियोग्राफी नहीं कराई, पर उनकी जो सिम्टम्स थे वो पूरे खत्म हो गए, ब्रेथलेसनेस वगैरह के, और वो उसके बाद 10 साल तक बहुत अच्छे से जी। और जैसा वैद जी को पता भी है कि वो भजन पूजन करती हुई, भगवान का भोग लगाती हुई संसार से विदा हुई। तो आपने लेकिन डाइट का कितना अच्छा मैनेज किया था, वंदना मैम का तो इतना बढ़िया था ना। मैम ने ये भी बताया था कि वो खाना कैसे बनाना है, क्या क्या डिशेस बता रही थी, जी, कितना अच्छे से मैनेज किया मैम ने। और वो हाँ मैम सर, मेहनत डाइट बहुत का की बहुत होगी ना बड़ा मैम ने। रोल है मैम इसमें। हुँ, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, वही वही मैम, जी, वही, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग भी जुड़े नहीं हुए थे यहाँ से, और प्लस मेरे फादर हैं तो मेरे पास रहते भी नहीं थे, तो उतना मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाई थी। बट हाँ, जी, ये है कि इसमें ये सब करना चाहिए था जो सर बता रहे हैं कि मंड और फिर पेया इस तरह के खाने पे रख के, और एक एक भुक्तकाल पे रख के ऐसा करके, और फिर ये जो सर ने बताया कि रसपाचक, रक्तपाचक इसका काढ़ा बना के दिया जाए, है ना? तो ये सब करके आई थिंक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैंने सर अपने सर करके के देखें। क्लिनिक में देखा है, रस पाचक का काढ़ा, और फिर हृदय बल करने के लिए नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, ये सब जो दवाइयां दिया जाता है ना, तो वो ब्लॉकेजेस 100% ठीक हो जाता है जी, बिना एंजियोप्लास्टी के। और वो पर वैजी वो जो वाले नागार्जुन चीज ना नवरस है उससे तो 100%, मतलब मैंने खुद काफी केस किए जिसमें 90% ब्लॉकेज थे, जिन्होंने मतलब जिनको बोल दिया गया था कि अब और नहीं सर्वाइव करेंगे, तो उससे वो पूरा रिजल्ट आता है। और एक त्रिनेत्र रस आता है, अ, उसमें भी मतलब पूरा रिजल्ट मिलता है। उसमें 21 दिन अर्जुन छाल क्वाथ की फ्रेश भावना देनी पड़ती है, और वो बहुत ही अच्छा बढ़िया उसमें रिजल्ट आता है, उसमें भी चीज है। जी, वंदना जी मैम मैम। आप क्या बोल रही थी? वंदना मैम मैम। ये कह रही थी वैजी की दोबारा रिपीट कराने की, उन्हीं जो कोलेट्रल्स हैं वो खुल जाते हैं, ये हमें उनकी पेशेंट के जो एक्टिविटीज है उससे ही समझ में आता है कि अब ब्रेथलेसनेस चली गई, अब वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रही हैं और या कर रहे हैं। तो उसी से ये लगता है कोलेट्रल्स अब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उसको हम रिपीट भी करा सकते हैं, तो पता चल जाता है कि वो अच्छे से कोलेट्रल्स काम कर रहे हैं।
दोबारा रिपीट करा के तो नहीं हमने देखा था कि जो उनके ओरिजिनल वाले थे वो खुल गए कि नहीं खुल गए। ये हम करा सकते थे रिपीट एंजियोग्राफी, लेकिन वो हमने नहीं कराई। बट उनके मैम सिम्टम्स एक्चुअली हमने रिपीट इसलिए कराई थी क्योंकि वो अकेले रहते थे, तो हमें डर बना रहता था कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम पास में भी नहीं है, तो एटलीस्ट हम उनको टाइमली डायग्नोज करके उनका ट्रीटमेंट कराएं, इसलिए फिर रिपीट करवाना पड़ा था मैम। और उसमें जी फिर मैम, उनकी इसके वो जो अंदर 97% थी वो 100% हो गई थी, और बाद में उनकी L6 की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई थी, तो फिर अल्टीमेटली बाईपास हुआ था उनका। इसलिए उनका रिपीट कराना पड़ा था मैम, क्योंकि ना हमें लगता था कि वो बताएंगे भी नहीं और एकदम से कुछ अगर हो गया तो हम इतनी दूर से पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो उनको टाइमली हम लोग डायग्नोज कर लें ऐसे करके। साथ ही मैम ये भी हो सकता है कि ना, क्योंकि उस समय जब आप जुड़ी नहीं हुई थी, तो जैसे ही हृदय रोग डायग्नोज हाँ होता है बिल्कुल मैम, तो पहले बिल्कुल घृत बंद कर डर देते हैं, लगने लगता नहीं एकदम बंद कर देते हैं। है। घृत तो वगैरह हाँ ब्लॉकेज का वो तो होगा कारण ही, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कह उसका रहे जो हैं है आप। वृक्ष गुण बढ़ने से, मतलब जो खर गुण है बढ़ने से भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है उस समय दोबारा से उनका और ज्यादा हो गया ब्लॉकेज। जैसे हम हाँ लोग हाँ हाँ ट्यूब्स वगैरह को क्लीन करते समय जो ये बस्ती दे देते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं वो क्लीनिंग हो रही है, लेकिन वो उसमें खरता भरने से और ज्यादा ब्लॉकेज आ जाते हैं। उसी प्रकार हम जी इसको भी ले सकते हैं। पर इसमें स्ट्रेस का, जैसे अभी आशा मैम शायद कह रही थी कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जो पेशेंट है उसके चारों ओर घर के लोग रहें और उसको लगे कि हाँ हम सिक्योर हाथों में हैं, हमारे साथ सब लोग हैं, हमें प्रॉब्लम होगी तो हमें सब देख लेंगे और अब हमारा रिलैक्स करने का टाइम है, ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्ट्रेस जैसे काम शोध वायु ये बताते हैं कि मतलब उससे वायु इंक्रीज होती है और वो फिर वातकृत रोग में कन्वर्ट हो सकती है, और वो करता अगर लाई तो वो फिर धीरे धीरे करके ब्लॉकेज भी आ सकते हैं। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है मैम। तो यही सब बोलना चाह रही थी। मैम एक्चुअली ना स्ट्रेस का कोई फैक्टर उनके पास था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मेरे दोनों भाई भी डेली उनसे बात करेंगे, वीडियो कॉल एवरीथिंग। बट मैम एक्चुअली उनको ना एक हैबिट भी है स्ट्रेस लेने की, मतलब वो पड़ोसियों का भी ले सकते हैं, वो ऐसे वाला उनका नेचर है, मतलब कि ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग का नेचर है उनका। तो वो जी भी एक फैक्टर मेरे को लगता है होता है, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना वो भी सदातुर रहते हैं मुझे लगता है। जी जी। वैद जी, आपके अनुसार जो आप ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट बता रहे हैं उसको एक बार समराइज कर दीजिए। उसमें क्या करना है कि एक भुक्त काल एक टाइम खाना दे और 45 डेज तक करें, और सुबह मंड दे मंड, और शाम को यूश दे, यूश कल्पना, दाल का केवल पानी, मूंग दाल का पानी दे, और रस पाचक रक्त पाचक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में हृदरोग फॉर्मूला है वह दे, और नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी और हृदयार्णव रस ये दे, श्रृंग भस्म दे, और अभ्रक सहस्त्रपुटी अभ्रक, ये सब जब देंगे ना 45, और नागबला रसायन या फिर वासा का क्वाथ सुबह और शाम दे, तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह के वजह से जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है सब पच जाता है। जब हम ऐसे लंघन कराते हैं तो पूरा ठीक हो जाते हैं पेशेंट, लेकिन वो पेशेंट फॉलो करने वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब 45 डेज होता है पूरा अच्छा से आ जाता है ईसीजी में कि ठीक हो गया, उसके बाद में अर्जुन घृत या अर्जुन शीरपाक दे, ऐसे हमेशा दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। थैंक यू जी थैंक यू। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते बहुत हैं, अच्छा बताया आपने। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, जी प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम।